नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रुड़की के पिरान कलियर में आयुष्मान सेंटर संचालक द्वारा प्रेस वार्ता में लगाए गए आरोपों के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है। मामले को लेकर लक्सर विधायक और नगर पंचायत के अधिकारियों और सभापदों पर लगाए गए आरोपों के विरोध में सभापदों ने मोर्चा खोल दिया है। सभापदों का कहना है कि संचालक द्वारा पुराने स्वास्थ्य केंद्र पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जहां नगर पंचायत कार्यालय शिफ्ट करने की योजना है, क्योंकि वर्तमान में कार्यालय बारात घर में संचालित हो रहा है। सभासदों ने आयुष्मान केंद्र संचालक मुराद अली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पिरान कलियर क्षेत्र का निवासी नहीं है और वर्तमान में क्षेत्र में कई सीएससी सेंटर संचालित है, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सरल है और लोग चाहे तो स्वयं मोबाइल से भी कार्ड बनवा सकते हैं। इस पूरे विवाद के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रेस वार्ता इसलिए की हमने आज कि हमें पता लगा कि एक बाहरी व्यक्ति है जिसने यहाँ सीएस सेंटर चला रखा है। वो अनाप शनाप पता नहीं क्या बोलता फिर रहा है कि भाई मुझे चाहिए था, मैं स्वास्थ्य कार्ड बनाता हूँ। स्वास्थ्य कार्ड तो सभी को पता है, पूरी भारत की योजना है। स्वास्थ्य कार्ड फ्री बनता है और अपने फोन से भी बना सकता है। और हमारे यहाँ के नेता ऐसे नहीं है कि सब जितने भी नेता हमारे पहले भी रहे हैं, पहले सभासदगण जो चेयरमैन साहब रहे हैं और अभी भी जितने भी है कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है। मेन मुद्दा यह है कि एक स्वास्थ्य विभाग का भवन है जो पीपल चौक पे है और कलियर के मेन सेंटर में है। तो हमने एक साल पहले एक प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग को कि हमारा जो नगर पंचायत ऑफिस है ये एक बारात घर पंचायत भवन में स्थित है, जो कि एक छोटी जगह है और लोगों को यहाँ आने जाने में भी दिक्कत होती है। तो हमने ये दिया था कि वो मेन कलियर के सेंटर में है, पीपल चौक के नजदीक है, आने जाने के लिए सुविधा अच्छी है। आज नगर पंचायत में हमने सभी सभासदों ने प्रेस वार्ता इसलिए की है क्योंकि कोई व्यक्ति है मुराद करके, उसने जो है ना हमारे नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन साहब पे और विधायक जी पे जो टिप्पणी की है कि हमने जो है यहाँ पर उनकी जो एक चल रहा था स्वास्थ्य केंद्र लेने को, कि हमने उनके उस पर आरोप वो लगाया है, आपत्ति जताई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नगर पंचायत पिरान कलियर बोर्ड बैठक में सर्वप्रथम जब प्रथम बैठक हुई थी उसी दौरान हमारे पास अपना भवन नहीं है। प्रेस वार्ता इसलिए की है, एक व्यक्ति है दरियापुर का बताया जा रहा है, रहने वाला है। उसने क्या किया, पहले से यहाँ सीएससी सेंटर चला रहा है, सीएससी और सीएसपी सेंटर चला रहा है। तो सीएसपी सेंटर चला रहा है तो उसमें क्या है, उसने अब क्या मांग की है, एक हमारे यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था पीपल चौक पे, उसकी नई बिल्डिंग बन गई तो वहाँ ट्रांसफर हो गया, वो खाली पड़ा है। पहली बोर्ड की बैठक में हमने प्रस्ताव रखा था, हमारे पास नगर पंचायत के भवन के लिए जगह नहीं है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केदारनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को पुलिस की निगरानी में कतारबद्ध तरीके से आगे भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के निर्देशन में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी और एसएचओ सोनप्रयाग की मौजूदगी में पुलिस बल यात्रियों को व्यवस्थित रूप से शटल सेवा प्वाइंट तक पहुंचाया जा रहा है, जहां से श्रद्धालु गौरी कुंड भेजे जा रहे हैं। इसके बाद यात्री अनुशासित ढंग से केदारनाथ धाम की ओर रवाना हो रहे हैं। यात्रा मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ऋषिकेश की सड़कों पर इन दिनों आस्था और संकल्प की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के विदिशा निवासी अभिषेक सनातनी ने पिछले 1 साल से दंडवत यात्रा करते हुए ऋषिकेश पहुंचे हैं। अभिषेक की ये यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देती है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र की गोचर भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इस मामले में प्रशासन को 111 ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने और गोचर भूमि को मुक्त कराने की मांग को लेकर उन्होंने ये कठिन दंडवत यात्रा शुरू की है। उनकी तपस्या लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।
ये सबसे पहला पड़ाव था फ्री सब मध्य प्रदेश से दंडवत यात्रा का। सबसे पहले था मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन से दूसरा पड़ाव था हरिद्वार, तीसरा पड़ाव था ऋषिकेश, चौथा पड़ाव है केदारनाथ, पांचवा पड़ाव रहने वाला है वैष्णो देवी और छठवां पड़ाव रहने वाला है अमरनाथ यात्रा में संपूर्ण यात्रा हो जाएगी। तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है? ये प्रेरणा इसलिए मिली है कि हमारे इधर प्रशासन की काफी ज्यादा लापरवाही सामने आ रही है। हम लगभग गौचर भूमि के 111 ज्ञापन दे चुके हैं, मगर प्रशासन की काफी ज्यादा लापरवाही सामने के कारण आने के कारण प्रशासन की आंखों पर जो काली पट्टी बंधी है, जो गौ माता की जमीन है जो दबंगों द्वारा कब्जा है, उसको काफी जल्द मुक्त होना चाहिए। मैं बाबा के पास अर्जी लेके जा रहा हूँ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हल्द्वानी में नीट यूजी 2026 को रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच यूथ कांग्रेस और छात्र नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। बुद्ध पार्क से शुरू हुआ ये जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जहां प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मशाल और तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। यूथ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं का कहना है कि छात्र पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा रद्द होने से छात्रों में मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था लागू करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा और पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी गई। कल एक प्रकरण सामने आया जिसमें नीट की परीक्षाओं का पेपर फिर से इस साल भी लीक हो गया और आज सरकार ने वो पेपर को रद्द कर दिया। ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। ये सरकार युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने वाली सरकार है। ये सरकार ना तो प्रदेश में ना तो देश में युवाओं को रोजगार के अवसर दे पा रही है। और जब हमारे देश का युवा जब मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और वो परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो वो परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। आज हमारा देश की यह स्थिति है कि नीट जो कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, जो जिसमें कई लाखों बच्चे पेपर देने की तैयारी कर रहे थे, उसका पेपर लीक हो जाता है। हमारे देश की एजेंसियां फेल हैं? क्या हमारे देश की एजेंसियां फेल हैं? हमारे देश की एजेंसियां क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शनों में काम करने के लिए रह गई है? हमारे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश का युवा जाग चुका है। देश का युवा का सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि नरेंद्र मोदी वीक है, इसीलिए पेपर लीक है। आज देश का युवा जो हमारे देश का भविष्य है, उसको उनके भविष्य को भी खतरे में डालने का काम यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है और इसी से आक्रोशित होकर आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान को ध्यान में रखते हुए बजट जारी कर दिया गया है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि स्वीकृत बजट के तहत वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य अनुमन्य भत्तों का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में ही किया जाए और भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी ना हो। इस निर्णय से अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। वो आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीएम धामी जो है वो मौजूद है। तो आज देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है।
तो आपको बता दें, देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी जो है वो मौजूद है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने भाग लिया है। तो देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो भी पात्र लोग हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम धामी जो है वो शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए सीएम धामी को आप देख सकते हैं। अभी तक आप सब पहुंचे हैं, उसके साकार होने का स्वर्णिम क्षण है। और ये मत सोचिए कि कोई आज आपको नियुक्ति पत्र मिल गए तो अब आपका काम समाप्त हो गया, क्योंकि मेहनत तो बहुत करी आप लोगों ने, आपने भी करी और आपके साथ साथ जिन जिन का मैंने अभी स्मरण किया, अभिभावक हैं, गुरुजन हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज आपकी एक यात्रा पूरी हो रही है, यात्रा का एक पड़ाव पूरा हो रहा है और अब आपकी यहां से नई यात्रा शुरू हो रही है। यानी कि अब तक का जो काम था वो पूरा हुआ, अब एक नया काम संकल्प लेकर भारत माता की संकल्प की सेवा के साथ करने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 240 चिकित्सा अधिकारियों का 43 फार्मासिस्टों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक एवं मशरूम परीक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये आज बहुत ही सुंदर अवसर है। और साथियों, मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र नौकरी का एक दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सेवा का संकल्प पत्र आज आपको मिल रहा है। आज से आप सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि आप अब आज से विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज से आपके कंधों पर जन सेवा, विश्वास, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की आपके कंधों पर दायित्व होगा। और हम सभी जानते हैं हमारे राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण राज्य है। साल भर हमारे यहाँ यात्राएं चलती हैं। मानसून का समय हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है और दूरस्थ क्षेत्रों में कोई मरीज अगर संकट में होता है तो उसकी पहली उम्मीद वहाँ पर तैनात जो स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें भी हैं और बहुत सारी जगह पर तो हम पहले देखते थे। अब तो चूँकि काफ़ी सारा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जिम्मेदारी पर आने के बाद 2014 के बाद हुआ। राज्य में हम लोगों ने भी बहुत काम किया। बहुत सारी जगह पर तो वार्ड बॉय भी जो है वो डॉक्टर का ही काम करते थे अनुभव के आधार पर। स्वास्थ्य विभाग में जो अस्पताल में किसी जिम्मेदारी पर होता था, पता भी नहीं लगता था बचपन में सुई कौन लगा रहा है। सुबोध भाई, आप तो खैर हमसे और आगे के हो लेकिन मैंने अपने समय में भी देखा है। डॉक्टर आनंद मोहन रतूड़ी बैठे हैं वहाँ पर, एक ही दिन में कितने ऑपरेशन करते थे आप पहले? कितने कह रहे हैं? 15-20 ऑपरेशन। आप कुर्बे साहब इनको नहीं जानते होंगे। ये उत्तराखंड राज्य नहीं, पूरे देश में जो मशहूर हमारे सर्जन होंगे उनमें से एक ये भी हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब आप लोग केवल एक डॉक्टर के रूप में नहीं, फार्मासिस्ट के रूप में नहीं, एक स्वास्थ्यकर्मी के रूप में नहीं, बल्कि देवभूमि के अब आरोग्य प्रहरी के रूप में हर किसी को आरोग्य देना है,
हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य देना है, और अच्छा स्वास्थ्य ही तो सारे जितने भी हमारे काम होते हैं, जितने भी मनोरथ होते हैं, जितने भी हमारे उद्यम होते हैं, उन सबको साधने का अगर सबसे अच्छा माध्यम कोई है तो स्वस्थ काया। तो इसलिए कई बार हम वो किसी कार्यक्रमों में जाते थे तो कहते थे पहला सुख ये, दूसरा सुख ये, तीसरा सुख लक्ष्मी होना, अच्छा पुत्र होना, अच्छी पुत्र, अच्छा घर होना, अच्छे संस्कार होना। तो मैं कहता हूं कि जीवन का हर सुख क्या है, निरोगी काया। और अंतिम सुख भी यही है और पहला सुख भी यही है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं और उसको आप लोग देने वाले हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। कल हम लोग कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से बहुत पहले से एक अपील की हुई है कि ओबेसिटी को घटाना है, मोटापा कम करना है, और जो खाद्य ऑयल है, तेल है, उस तेल को अपने खाद्य पदार्थों में उसमें कमी लगानी, न्यूनता लानी है। 10%, 20% जितना ला सकते हैं। और किसी के घर में अगर पूरे महीने भर में 2 किलो आता है तो उसको आधा किलो कैसे कम हो सकता है। कोई बड़ा परिवार है 5 किलो आता है तो उसमें से 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो कैसे कम हो सकता है। ये जन जागरूकता का कार्यक्रम भी आपके माध्यम से होना है। और आज मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आपसे बहुत उम्मीद है, मुझे भी, यहां बैठे हुए लोगों को भी, और जो यहां नहीं बैठे हैं उनको भी। आपसे बहुत अपेक्षा है कि आप एक नया कल्चर लाएंगे, एक नई संस्कृति लाएंगे और अपने साथ एक अकाउंट बनाते हुए जाएंगे कि कुछ परमार्थ का अकाउंट आपके साथ जुड़ता जाए। अब परमार्थ क्या है? वो कहते हैं ना पहले कि किताबों में लिखी हुई विद्या वो समय पड़ने पर काम नहीं आती है। वैसे ही ये जो आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, अगर आप उसको दूसरों को नहीं बढ़ाएंगे आगे तो उसका भी कोई महत्व नहीं है, वो भी विस्तार नहीं पाएगी, वो भी न्यूनता में आ जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि जो हमने इतना, देखिए आपके माता पिता ने काम किया, आपके गुरुजनों ने काम किया, सरकार ने भी काम किया, या जिस इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है उन्होंने भी आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और इसके बाद ये सेवा मिली है। तो इस सेवा को उतारना भी है। से कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, धरा ऋण, ये सब पूरे करने हैं। और ये पहले दिन से जब हमारे मन में होगा कि हमने संकल्प लिया है, उसी प्रकार से हमारे उद्यान विभाग के लोग हैं। अब उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है। मैंने कल भी माननीय मंत्री जी से भी कल हम लोगों ने अनुरोध किया है कि तिलहन है, सरसों है, ये इस प्रकार की जो चीजें हम आज दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते हैं, हमारी जो आवश्यकता है उसका 50% से ज्यादा हमको आयात करना पड़ता है उसके लगभग। तो वो इंपोर्ट बंद हो। हजारों करोड़ रुपया जो आयात में हमारा खर्च होता है वो हमारे देश के अंदर रहे। अभी मौन पालन की बात कर रहे थे, हमने यहाँ मौन पालन एक प्रयोग के रूप में शुरू किया और अब पूरे वर्ष भर के लिए जंगलों में भी उसका जो मौन बक्से हैं वो रखे जाने का कैबिनेट से हम लोगों ने अभी निर्णय कर लिया। और इसके साथ साथ पूरे साल भर ऐसा फ्लोरा लगाया जाए जिसमें कि हमारी जो मधुमक्खियां हैं उनको मधु मिलता रहे हर समय में। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे अनेक नवाचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग अपनी संवेदनशीलता से, अपने समर्पण से और बहुत उत्कृष्ट तरीके से कि मेरा काम सबसे अच्छा होना चाहिए, ये ध्येय लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य में मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आयुष्मान योजना आज लाखों परिवारों से उसके माध्यम से उपचार का लाभ मिल रहा है।
और एक समय ऐसा भी था कि कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता किसी के अस्वस्थ हो जाते थे, अस्पताल में भर्ती होते थे, तो एक दिन 10,000 का बिल बना, दूसरे दिन फिर 10,000 का बना, फिर बढ़ते बढ़ते 50,000, 60,000, जब लाख तक पहुंचता था। उस बुजुर्ग को पता है कि मुझे बीमारी है, लेकिन वो देखता था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे परिवार के लोग मेरा इलाज करवाते करवाते कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। तो वो स्वयं ही कहने लगते थे कि बेटा मेरा इलाज मत करवाओ, मुझे घर ले चलो। इस स्थिति से उबारने का काम देश के इतिहास में पहली बार, आजाद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब ये प्रश्न भी उठता है कई बार कि आजादी के 70 सालों तक क्या इस प्रकार की कोई योजना नहीं आ सकती थी देश के अंदर? आ सकती थी, लेकिन कभी उस दिशा में ध्यान नहीं गया कि समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे उसको भी इलाज की गारंटी मिले, उसको सुरक्षा मिले। ये काम भी किसी ने नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर 62 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड अभी तक बांटे जा चुके हैं। लगभग 12 लाख मरीजों का। तो देहरादून से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।